मुस्लिम कम्युनिटी ने डरने की कोई बात नहीं है। ये सारे मुसलमान पहले हिंदू ही थे। देश अपना एक है और देश को टूटने का पाकिस्तान जैसा दूसरे देशों के संविधान जैसा अपना संविधान नहीं है। बीच बीच में थोड़ी कोई पुरबुर होती है और बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग हिंदू बन गए। तो मुगल यहाँ आ गए तो यहाँ के हिंदू ही मुसलमान बन गए। या अंग्रेज 150 साल रहे तो यहाँ के हिंदू ही क्रिश्चियन बन गए। नहीं, कभी हिंदू थे तो क्या मानने विषय नहीं, वो इतिहास है। मानने विषय क्या है? दलित का सपोर्ट जब तक मिलता नहीं तब तक सत्ता में आना मुश्किल। मैं पाकिस्तान का करके खंडन, मैं फौरन आ गया हूँ लंदन। तो हिंदू राष्ट्र कितना भी बोलेंगे तो बोलो हिंदू राष्ट्र क्या, यहाँ का मुसलमान हिंदू होने वाला है क्या? यहाँ का बुद्धिस्ट हिंदू होने वाला है क्या? यहाँ का जैन हिंदू होने वाला है क्या? यहाँ का सिख हिंदू होने वाला है क्या? मोदी साहब ना होते तो शायद 14 में सत्ता नहीं आती थी। मोदी जी ने पूरी 450 सभाएं पूरे देश भर में ली और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में उनका आदर था। वो अच्छे आदमी थे लेकिन वो पॉलिटिकल आदमी नहीं थे, इकोनॉमिस्ट थे। लेकिन तो भी इकोनॉमी इतनी ऊपर आई नहीं। अपनी हमारी सरकार आ सकती है और उस सरकार में मैं मंत्री बन सकता हूँ। नमस्कार, मैं हूं नवनीत सरन और आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है और आज इस शख्सियत से आपकी मुलाकात करा रहे हैं जिनका नाम अपने आप में बहुत ही बड़ा है। वो दलित दलित चेतना के समर्थक हैं और अम्बेडकरवादी हैं। संसद से लेकर सड़क तक इनका आंदोलन सब ने देखा है और बड़े ही चुटीले अंदाज में अपनी हर बातें कह जाते हैं। तो आज हमारे साथ मौजूद है रामदास अठावले जी। अठावले जी, न्यूज़ इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरे साथ रविशंकर तिवारी हैं जो आपके साथ हम लोग थोड़े बहुत चर्चा करेंगे। मैं पहले करता हूँ बाबा साहब अम्बेडकर जी का स्मरण, क्योंकि मेरी इंटरव्यू ले रहे हैं नवनीत शरण। तो आपकी इंटरव्यू, आप सवाल पूछिए और अपन आगे बातें करते हैं। बिल्कुल, बाबा साहब अम्बेडकर का जो चेतना था, दलित चेतना को लेकर, तो अभी तक भारत में कितना इम्प्लीमेंट हुआ है? कितना लोग मतलब ग्रोथ हुआ है दलितों का? हाँ, दलितों में ग्रोथ तो मतलब जिस तरह बाबा साहब ने संविधान में झगड़ा करते करते, संघर्ष करते करते दलित आदिवासी को रिजर्वेशन पाया था, तो पार्लियामेंट उसके लिए तैयार नहीं थी, बहुत सारी पार्टियां तैयार नहीं थी। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बहुत बड़ी कोशिश करके संविधान में आरक्षण को लागू करने का निर्णय लिया। और आरक्षण मिलने से, शिक्षा में, नौकरियों में आरक्षण मिलने से दलित समाज के बहुत सारे लोग, साइंटिस्ट है, प्रोफेसर है, एडवोकेट है, आईएएस है, आईपीएस है, आईआरएस है, डॉक्टर्स है, अनेक क्षेत्रों में हमारे समाज के लोग हैं। तो पूरे समाज की प्रगति हुई ऐसा नहीं है। लेकिन जो अभी मैंने 25 करोड़ लोगों का बोला, तो उसमें दलित आदिवासियों की संख्या सबसे बड़ी है। जो गरीब रेखा के ऊपर जो लोग आए हैं, सरकार के अलग अलग स्कीम का फायदा लेकर, मुद्रा योजना का फायदा लेकर, दूसरा खादी ग्रामोद्योग की स्कीम है, एमएसएमई की स्कीम है, हमारे मंत्रालय की वेंचर कैपिटल फंड की स्कीम है। और हर राज्य में डेवलपमेंट, हमारे पास NSFDC है, नेशनल शेड्यूल्ड कास्ट फाइनेंस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। उसमें 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 30 लाख ऐसा लोन मिलता है और छोटा धंधा करने के लिए उनको मौका मिलता है। और बहुत सारे लोग, टीचर में अभी रिजर्वेशन होता है, प्रोफेसर में रिजर्वेशन होता है, तो सरकारी उद्योगों में रिजर्वेशन है। लेकिन जब हमने देखा कि भाई सरकारी उद्योग प्राइवेट होते जा रहे हैं, तो हम लोगों ने, जब रामविलास पासवान जी, उदित राज जी और मैं, हमने प्राइवेट सेक्टर में नेशनल दलित फ्रंट इंडिया हमने बनाई थी, तो तब हमने सरकार के साथ चर्चा करके मांग किया था कि भाई प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन मिलना चाहिए। तो आपका सवाल जो है कि प्रगति कितनी हुई है, तो प्रगति स्लोली साइलेंटली अच्छी हो रही है। बहुत सारे लड़के फॉरेन में पढ़ाई के लिए जा रहे हैं। मेरा मंत्रालय कम से कम 125 स्टूडेंट को हर साल हम भेजते हैं और उसमें 40 लाख, 50 लाख, 70 लाख, 80 लाख, 90 लाख, 1 करोड़ रुपया, जितना उनका 2 साल, 3 साल, 4 साल का कोर्स होता है, उसके लिए हम पैसा देते हैं। दूसरा प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप, पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप हमारी है, वो भी मतलब हर एक स्टूडेंट को मिलती है। हमारी हॉस्टल की स्कीम है, आश्रम स्कूल की स्कीम है।
तो प्रगति हो रही है, मतलब प्रगति स्लोली साइलेंटली लोग ऊपर ऊपर एक एक आ रहे हैं। और दलितों में बहुत बड़ी जागृति है आज। दलित समाज में अन्याय सहन करने की उनमें ताकत नहीं है। पहला जमाना था कि भाई गांव में रहना है तो क्यों ये झगड़ा करना है, उन्होंने कोई अपमान किया होगा, कुछ मारपीट की होगी, तो भी गांव के लोग एक साथ बैठकर उसको मिटाते थे। लेकिन आज का नौजवान लोग नहीं सुनता है, उसको मालूम है कि गांव अपने ताकत से 10-20 गुना बड़ा है। लेकिन वो अगर बाबा साहब के जयंती की जुलूस न निकालने का प्रयत्न अगर कुछ लोग करते हैं, इसको परमिशन मत दे दो, तो थाने में जाकर बैठते हैं, एसएसपी के पास जाकर बैठते हैं। तो दलित समाज में जागरूकता आई है और आज भी दलित पर अत्याचार होते हैं, लेकिन उसके लिए कुछ लोगों की मेंटेलिटी है, जिस तरह हरियाणा में घोड़े पर बैठकर बारात नहीं निकालनी चाहिए। तो इसी तरह कोई अगर लड़का एक बीच में हरियाणा में एक हुआ था, एक लड़के ने तय किया कि भाई मेरी बारात में घोड़े पर बैठकर मैं निकालूंगा, अगर दूसरे की बारात घोड़े पर बैठकर निकलती है तो मेरी की क्यों नहीं। तो वो घोड़े पर बैठा और गांव के लोग आए और सवर्ण समाज के उसकी मार पिटाई की, उसको घोड़े से नीचे उतारा। तो ऐसी घटनाएं अनेक जगह पर होती रहती है। लेकिन समाज में जागृति आई है, इसीलिए केसेस थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है। लोग एकदम उसको कोई कुछ बोलते हैं तो उसका जवाब वो देते हैं। आज इंटरकास्ट मैरिज के कारण भी अत्याचार होते हैं, उनका मर्डर होता है कुछ केसों में। तो आजकल पढ़ाई में अच्छी प्रगति हो रही है। आपका राजनीतिक जो सफ़र है काफ़ी लचीलापन दिखता है, कभी आप अम्बेडकरवादी हो जाते हैं, कभी समाजवादी हो जाते हैं, कभी लोहिया की तरफ चले जाते हैं। मतलब आप पूरे तरीके से अपने आप को अम्बेडकरवादी ही मानते हैं या समाजवाद का भी प्रभाव रहता है? नहीं, मुझे लगता है कि मैं अम्बेडकरवादी बराबर ये चीज़ कहते रहते हैं आपके बारे में। नहीं, मैं अम्बेडकरवादी मानने का विषय नहीं, मैं अम्बेडकरवादी हूँ। कुछ लोग अम्बेडकरवादी मानते हैं, लेकिन मैं मानने का विषय नहीं। मैं तो बाबा साहब का शिष्य हूँ, बाबा साहब के समाज का तो हूँ, लेकिन बाबा साहब के समाज का हूँ इसीलिए मैं बाबा साहब को नहीं मानता हूँ, ऐसा नहीं है। बाबा साहब को मानने वाले लोग अनेक है, लेकिन बाबा साहब की फिलॉसफी ऐसी है कि वो देश को जोड़ने वाली फिलॉसफी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी की फिलॉसफी देश को एक रखने वाली फिलॉसफी है। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने इतना अन्याय सहन करने के बावजूद भी संविधान लिखते वक्त बाबा साहब ने सभी धर्म को समान न्याय देने की भूमिका ले ली है। और अपने देश में 18-20 भाषा के लोग रहते हैं, 7-8 धर्म के लोग रहते हैं, 18-20 भाषा के लोग अपने भाषा के लोग रहते हैं। और भाषा के तो बोला मैं, लेकिन 7-8 धर्म के लोग रहते हैं यहाँ मतलब हिंदू है, मुस्लिम है, सिख है, ईसाई है, बुद्धिस्ट है, जैन है, लिंगायत है, पारसी है, ऐसे इतने धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। तो इसीलिए मुझे लगता है कि देश अपना एक है और देश को टूटने का पाकिस्तान जैसा दूसरे देशों के संविधान जैसा अपना संविधान नहीं है। तो अपना देश का संविधान इतना मजबूत है, इस संविधान के कारण ही देश मजबूत हो रहा है। बीच बीच में थोड़ी कोई पुरबुर होती है। और मैं मुस्लिम कम्युनिटी को बताना चाहता हूँ कि मुस्लिम कम्युनिटी ने डरने की कोई बात नहीं है। ये सारे मुसलमान पहले हिंदू ही थे, हिंदू होने के पहले बुद्धिस्ट थे। सारा देश का इतिहास ऐसा है कि 2500 साल पहले गौतम बुद्ध ने जो फिलॉसफी दी वो समानता पर, मानवता पर आधारित फिलॉसफी दी, विज्ञान पर आधारित फिलॉसफी दी और उसको सम्राट अशोका ने आगे बढ़ाने का काम किया। और पूरे एशिया खंड में बुद्धिज़्म अपने को दिखाई देता है। आप अगर एशिया में कहीं भी जाते हैं, चाइना में भी पूरा बुद्धिज़्म था, बाद में कम्युनिज्म आया। लेकिन बाकी का में मैं अभी वियतनाम गया था, वियतनाम में बुद्धिज़्म है, कंबोडिया में बुद्धिज़्म है, थाईलैंड में बुद्धिज़्म है, श्रीलंका में बुद्धिज़्म है, ताइवान में बुद्धिज़्म है, जापान में बुद्धिज़्म है, साउथ कोरिया में बुद्धिज़्म है। तो अनेक देशों में ये बुद्धिज़्म जाकर पहुंचा है और वहाँ पाली भाषा जो है, पाली भाषा का उच्चार वहाँ किया जाता है।
इसमें बुद्ध एक शरणम सवाल बच्चा। उठता है, हाँ। जो मूल जगह है बुद्ध का, वहीं से बुद्ध जो है धीरे धीरे से बढ़ते जा रहे हैं। बाकी बाकी एशिया में हर जगह तो बुद्ध का भगवान बुद्ध का प्रचार प्रसार हो रहा है, लेकिन मूल जगह जो भारत है वहीं से जो है बुद्ध के जो अनुयायी हैं बहुत कम होते हैं। हाँ, मतलब भारत में ऐसा हुआ कि जिस तरह पूरा देश जब वैदिक धर्म यहाँ था तो उसमें विषमता थी, तो उसके बाद बुद्धिज्म विश्व शांति का, मानव शांति का विचार करने वाला विचार, हिंसा न करने वाला विचार और हर आदमी को सोचने का अधिकार देने वाला विचार, तो वो बुद्धिज्म जो अत्यधिक बहुजन हिता है बहुजन सुख है, इसमें डेमोक्रेसी अपने को नजर आती है और प्रज्ञाशील करुणा, ऐसी विचारधारा बुद्धिज्म में है। तो बुद्धिज्म जो इतिहास ऐसा है कि वैदिक धर्म के बाद पूरा भारत देश बुद्धिस्ट था। यहाँ के सभी मंदिर बुद्ध के थे, जहाँ जहाँ मतलब जहाँ मस्जिद है, हाँ, तो जो पहले यहाँ बुद्धिज्म था, बाद में आदरणीय शंकराचार्य जी के प्रयत्न से हिंदुइज्म की स्थापना हुई और बुद्धिज्म जो ज़्यादा विज्ञानवादी था तो वो धर्म बाद में कुछ लोगों को ठीक नहीं लगने लगा और बहुत सारे बुद्धिस्ट लोग हिंदू बन गए। जब मुगल यहाँ आ गए तो यहाँ के हिंदू ही मुसलमान बन गए, या अंग्रेज 150 साल रहे तो यहाँ के हिंदू ही क्रिश्चियन बन गए। मुसलमान ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं कभी, मुसलमान ये मानने के लिए तैयार ही नहीं होते हैं क्यों? वो कभी हिंदू थे। नहीं, कभी हिंदू थे तो क्या मानने का विषय नहीं, वो इतिहास है, मानने का विषय क्या है, और पहले कौन थे का विषय ना, आज वो मुसलमान है, बात ऐसा ही है। लेकिन ऐसा वो सवाल आप पे बराबर उठता है कि सिर्फ दलितों के लिए आप संसद में आवाज उठाते हैं, सवर्णों के लिए नहीं उठाते हैं, जबकि वोटर आपके दोनों हैं, दलित भी हैं और सवर्ण भी हैं। नहीं, मैं तो, मेरा मंत्रालय तो है वो सोशल जस्टिस का मंत्रालय, सोशल एम्पावरमेंट का, शेड्यूल कास्ट, DNT, OBC, सीनियर सिटीजन, दिव्यांगजन, ट्रांसजेंडर और अनाथ लोग, तो ऐसे सब लोगों का मेरा मंत्रालय आता है और ये कम से कम 75-80% लोग इसमें अंतर्भूत होते हैं, क्योंकि OBC का परसेंटेज अभी कितना है वो सेंसस के बाद अभी मालूम होगा। लेकिन कालेलकर कमीशन के स्टडी के मुताबिक 52% देश में OBC है, ऐसा उनका ओपिनियन था। तो अगर OBC 52% है तो मेरा मंत्रालय के अंतर्गत है। शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन अभी 11 की जनगणना के मुताबिक 16.66% है, अभी शायद 11% बढ़ गया होगा अभी 21 की जनगणना जब होगी तो। और मुस्लिम और माइनॉरिटीज, मुस्लिम 14-15% है, 2-2.5% क्रिश्चियन है, कुछ जैन है, पारसी है, तो ये सब मिलाकर माइनॉरिटीज की संख्या 20% से ऊपर हो जाती है, 20-25% हो जाती है। तो मैं सबके लिए काम करता हूँ, मैं दलितों के लिए नहीं। अभी मेरे पार्टी में हर ब्राह्मण आघाड़ी है, OBC आघाड़ी है, हमारे महाराष्ट्र में मराठा आघाड़ी है हमने बनाई है, तो माइनॉरिटी आघाड़ी है हमारी। तो इस तरह हमारा प्रयत्न चल रहा है, तो सबको लेकर ही हम आगे चलते हैं। हमको दलितों के लिए मैं काम करता हूँ ऐसा नहीं है। मेरे पार्टी के अनेक, अभी हमारा आंध्रा का अध्यक्ष ब्रह्मानंद रेड्डी है, यहाँ का दिल्ली का अध्यक्ष फखरे आलम गुड्डू, ये यहाँ का मुसलमान है। इसके पहले मिर्जा मेहता बेग हमारा अध्यक्ष था, वो भी मुसलमान था, मुस्लिम था। ये बताइए कि जो भाजपा है, शुरू से जो है भाजपा की राजनीति ब्राह्मण और व्यापारी वर्ग पे ही सीमित थी, अब धीरे धीरे जो है भाजपा का प्रसार जो है दलित में भी हो रहा है। तो क्या आप भाजपा की मजबूरी बन गए ताकि वो इस बार जो है आपको केंद्र में लेके आए? जिनको सत्ता चाहिए उनको दलितों के वोटों के बगैर सत्ता मिलती नहीं है। तो मोदी साहब को पूरा मालूम है, वो वहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और दलित का पॉपुलेशन गुजरात में कम रहा है, लेकिन दलित का सपोर्ट जब तक मिलता नहीं तब तक सत्ता में आना मुश्किल नहीं होता है। तो मुझे मंत्री बनाने का तो विषय नहीं है। अभी मेरा मंत्री
एक तो मैं मेरी जो पहचान है, तो मैं बैठे बैठे का कविता करता हूँ। कविता मतलब मैं चारोली करता हूँ और लोगों को एकदम वो पसंद आती है। और जिस तरह बड़े बड़े शायर है, तो शायरों की भी शायरी जब आप पार्लियामेंट में हो या सभा में हो या किधर डिबेट में हो पढ़ते हैं तो इतना रिस्पॉन्स नहीं मिलता है। लेकिन मैं अगर एक शब्द मैं बोलूँगा तो एकदम ताली बजती है या एकदम रिस्पॉन्स आता है। जैसे गो कोरोना गो। जिस तरह भी मैं कल लंदन में था, मुझे विजय दर्डा जी जो लोकमत हमारा है न्यूज़पेपर महाराष्ट्र में, अभी दिल्ली से भी निकलता है वो, तो उन्होंने वहाँ एक प्रोग्राम रखा था, लोकमत ग्लोबल इकोनॉमिक कन्वेंशन, और उसमें कुछ लोगों को अवार्ड दिया था। तो मुझे उन्होंने कोहिनूर ऑफ इंडिया नाम से मुझे अवार्ड दिया। तब जब मुझे भाषण करने का मौका मिला तो मैं बोला कि मैं पाकिस्तान का करके खंडन, मैं फौरन आ गया हूँ लंदन, तो इसीलिए मतलब ऐसा तो मैं ये करूँगा चारोली। तो लोग उसको पसंद करते हैं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि मेरी मजबूरी का विषय ये नहीं है, लेकिन दलित समाज जो है, ये दलित समाज आज इंटाइटल हो रहा है और मोदी जी के कामों को जान रहा है। ठीक बात है, कुछ बीजेपी का कोई एकादा कुछ क्या बोला वो तो चलते रहता है, लेकिन व्यापक भूमिका लेने वाले नरेंद्र मोदी जी के साथ हमारा समाज है और मैक्सिमम दलित समाज के लोग मोदी जी को पसंद करते हैं। कुछ ज़्यादा वैचारिक लोग जो है, ये लोग थोड़ा सा बीजेपी आरएसएस पर टीका टिप्पणी करते रहते हैं कि भाई ये करेंगे, ऐसा हो सकता है, वो हो सकता है, हिंदू राष्ट्र हो गए। अब हिंदू राष्ट्र कितना भी बोलेंगे तो बोलो हिंदू राष्ट्र क्या, यहाँ का मुसलमान हिंदू होने वाला है क्या, यहाँ का बुद्धिस्ट हिंदू होने वाला है क्या, यहाँ का जैन हिंदू होने वाला है क्या, यहाँ का सिख हिंदू होने वाला है क्या। इसीलिए उनको बोलने हैं वो बोलते रहो, लेकिन समाज में दूरियां पैदा करने की नीति नहीं होनी चाहिए। मेरी पार्टी की भूमिका है कि संविधान का भारत अगर खड़ा करना है, मोदी साहब अगर 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं तो बीजेपी के हर वर्कर ने उस दिशा से आगे बढ़ना चाहिए। तो मोदी साहब ना होते तो शायद 14 में सत्ता नहीं आती थी। मोदी जी ने पूरी 450 सभाएं पूरे देश भर में ली और हर सभा में मोदी 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 के नारे लगने लगे। तो अगर मोदी जी नहीं होते थे तो शायद सत्ता नहीं रहती थी, यहाँ का कांग्रेस पार्टी की सत्ता रहती थी, ना रोड बनते थे, ना और कोई वहाँ का इकोनॉमी ऊपर आती थी। तो मतलब डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के बारे में उनका आदर था, वो अच्छे आदमी थे, लेकिन वो पॉलिटिकल आदमी नहीं थे और इकोनॉमिस्ट थे, लेकिन तो भी इकोनॉमी इतनी ऊपर आई नहीं अपनी। मोदी जी हर बात सोच कर करते हैं, अधिकारियों से संवाद रखते हैं, मंत्रियों के साथ बातचीत करते हैं और इसी तरह मुझे लगता है कि मोदी जी का एक नेतृत्व एक बहुत अच्छा नेतृत्व है। बीच में एक सर्वे हुआ था, उसमें मोदी जी को 80% लोगों ने पसंदी दी एक्टिव प्राइम मिनिस्टर के नाते। तो मोदी जी काम करते हैं, उनको कोई उसके ऊपर कोई लालच नहीं है, उनके ऊपर कोई आरोप नहीं है। हमारे कार्यकाल में किसी मंत्री ने क्या भ्रष्टाचार किया, पहले आप लोग ही छापते थे, इन्होंने ये किया, उन्होंने वो किया, ये कोयला घोटाला हुआ, अपना ये ओलंपिक का घोटाला क्या बोलते हो, कॉमनवेल्थ का घोटाला हुआ, कोयला घोटाला हुआ, 2G स्टेपलन का घोटाला हुआ। तो इसी तरह ऐसा होता था। तो मुझे लगता है कि अभी देश ठीक ढंग से दिशा से आगे जा रहा है और हमें पूरा विश्वास है कि भाई मोदी जी 29 तक तो नक्की रहेंगे। आगे क्या होगा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आगे भी सरकार हमारी सरकार आ सकती है और उस सरकार में मैं मंत्री बन सकता हूँ। सर, हर कोई जानना चाह रहा है जगदीप धनखड़ जी के बारे में, जो जगदीप धनखड़ जी के बारे में, कहाँ है वो? नहीं, जगदीप धनखड़ जी की तबीयत ठीक नहीं थी, मतलब हाउस को चलाना, रोज का हंगामा, ये अपोजिशन का हंगामा रोज करना, तो उनको थोड़ा सा उनकी तो तबीयत भी बीच में एडमिट भी थे एक बार उसके पहले, तो इसीलिए उनको
ज़्यादा राज्यसभा चलाने में थोड़ी सी तकलीफ थी, इसीलिए उन्होंने इधर आप लोगों से मुलाकात हुई? हाँ? आप लोगों से इधर मुलाकात हुई उनकी? नहीं, मुलाकात तो नहीं हुई हमारी मुलाकात। नहीं, मैं बाहर भी गया था, उसके बाद मैं अमेरिका में मैं था तो 2 बार। तो अभी लेकिन है वो लेकिन लोग बताते हैं कि पर्दे के पीछे कुछ और कहानी है। पर्दे के पीछे कुछ और कहानी है, उनकी तबीयत ठीक नहीं होती तो उनको हॉस्पिटल में होना चाहिए। नहीं, मैं पर्दे के पीछे नहीं देखता हूँ, मैं पर्दे के आगे देखता हूँ। मैं तो पर्दे के आगे मैं देखता हूँ। तो क्या मालूम नहीं अभी ऐसा कुछ मुझे जो जानकारी है वो यही है कि, और मेरे साथ उनके संबंध बहुत अच्छे थे। जब भी मुझे मिलते थे तो हमारे अठोली जो कोई कविता है क्या नहीं है, महाबोधि महाविहार जो हमारा बोध गया में है, तो वहाँ जो ट्रस्टी है वो ट्रस्टी 4 हिंदू और 4 बुद्धिस्ट है, और उसका चेयरमैन कलेक्टर होता है। तो हमारे देश भर में बौद्धों का आंदोलन चल रहा है कि भाई वो महाबोधि महाविहार जो है जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति हुई थी, तो वो ट्रस्ट पूरा बौद्धों के हाथ में होना चाहिए, ऐसा हमारे सभी बुद्धिस्ट लोगों की मांग है। और 1949 का बिहार असेंबली का लॉ है कि भाई ये ऐसा ऐसा लॉ 4 और एक ऐसा। तो उसके लिए मैं प्रधानमंत्री जी को मिलने के लिए गया था कि भाई ये थोड़ा सा नीतीश कुमार जी को बोलकर थोड़ा इसमें देखो आप, थोड़ा सा लोगों की इच्छा है कि आपने ध्यान देना चाहिए। बता रहे थे कि भाई ये तो कांग्रेस वालों ने किया है पहले, मैं तो इतना कर रहा हूँ, मैं ये किया, मतलब ऐसा होगा। तो बोला वो तो हम सब लोगों को बताते ही है, लेकिन इसमें कोई मार्ग निकालना चाहिए, ऐसा हमने बोला है। तो तब भी मुझे बोल रहे थे कि क्या आजकल आपकी कविता सुनने के लिए मैंने नहीं, बोल रहे थे मुझे। तो बोला ये रोज हंगामा ही चल रहा है, इसमें क्या मेरी कविता, मुझे हंगामे पर कविता कहनी पड़ेगी। तो कविता आप लिखते हैं या उसी तरह बोलने लगते हैं? नहीं, अभी बोलते बोलते मुझे अगर ऐसा याद आता है, लेकिन मुझे पहले से ऐसा मालूम था कि मैं पहले बहुत सारे साहित्यकारों के भाषण सुनता था कॉलेज में जब मैं पढ़ता था तब। और जो भाषण खुशखुशित होते हैं, खुशखुशित हमारी मराठी में बोलते हैं, मतलब ऐसे सिंपल भाषण ऐसे होते हैं, तो उसको लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा मिलता है। तो मैंने भी ऐसा शुरू किया कि जब मैं ऐसा उधर सभा में जब मैं बैठता हूँ तो लिखता हूँ ऐसा क्या मुझे याद आ गया। तो मेरी चारोली 2-3 ऐसी रहती है कि लोग एकदम तालियां बजाते हैं बाहर भी, और मैं किधर भी मैं जाऊँ तो मेरे भाषण में लोगों को थोड़ा सा अरे बोलते हम सब लोग एकदम बोर हो गए थे, तुम्हारा भाषण सुनने से हम थोड़ा सा हमको अच्छा लगा, ये हुआ, ऐसा बोलते हैं। तो ये मुझे आदत है वो ऐसे बैठ कर कविता करने की। अब मन में ऐसा ही मैं जिस तरह भी ये मैंने तो लिखा भी नहीं था, लेकिन जो आपके नाम पर मैंने ऐसा मुझे याद आया, तो ऐसे मुझे आदत है, उसमें लोगों का रिस्पॉन्स भी मिलता है। और लाइटली ज़्यादा अटैक ना करके, डायरेक्ट अटैक करने से लोगों को अच्छा नहीं लगता है। लेकिन मेरे भाषा में मैं अटैक करूँगा तो उनको अच्छा लगता है ऐसा नहीं, लेकिन उतना वो बुरा नहीं लगता है। तो इसी तरह हमारी स्टाइल है। जो रंग होता है आपके कपड़े का बहुत ही चटक होता है। कपड़े चटक पटक मेरे कपड़े होते हैं। रंगीन। जब मैं हमारे ये अपना सोमनाथ चटर्जी, तो सोमनाथ चटर्जी एक बार ले गए थे अमेरिका और मियामी और टोबैगो क्या उसके पीछे का नाम है, वह 225 फैमिली 150 साल पहले ले गए थे। अभी तो और ज़्यादा 20 साल हो गए, 15 साल। तो तब वहाँ गए थे तो त्रिनिदाद टोबैगो छोटी कंट्री है, वह हर टैक्सी में हिंदी गाना है, और वहाँ पूरे 95% में बिहार के लोग हैं।
मतलब इंडियन लोग हैं तो तब भी सोमनाथ चटर्जी मेरा परिचय करके देते थे कि ये मुझे बहुत तकलीफ देने वाला आदमी है पार्लियामेंट में, तो मैं इसको ले आया हूँ और ये हमारा कलरफुल एमपी है, तो मेरे कपड़े तो एकदम ऐसे नहीं रहते हैं, तो ठीक है हमको आदत है, तो ठीक है, थैंक यू, चलो।